हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग अब कक्षा 9 पास करके 10th क्लास में आ गए हैं। 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन होता है और उसमें जो है आपको पूरे बोर्ड के विद्यार्थियों के सापेक्ष आपको एक कंपटीशन की भावना से पढ़ाई प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कॉलेज लेवल पर हमारा जो है कंपटीशन था। क्लास में हमारा पहला स्थान आ गया, हमने अपने आप को समझ लिया कि हम जो है नंबर 1 के स्टूडेंट हैं। अब जब आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड परीक्षा को देंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी होगा और उन सबके साथ आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। गणित विषय आम जनरल लोगों की ऐसी धारणा है कि गणित बड़ा कठिन विषय होता है और ये हमें समझ में कम आएगा, इसमें काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ें तो कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि गणित में निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है। गणित विषय ऐसा विषय है जिसमें निरंतर अभ्यास करते जाइए करते जाइए करते जाइए। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि जो है हमें मान लीजिए 2 घंटे गणित विषय पढ़ना है तो 2 घंटे हमें डेली पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटे पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने 3 दिन तो बहुत पढ़ा और इसके बाद पढ़ना 1 हफ्ते बंद कर दिया, फिर पढ़ा फिर बंद कर दिया। तो ऐसा सभी लोग ना करें। आपको करना क्या है, निरंतर एक नियमित रूप से हमें 1 घंटे 2 घंटे समय गणित के लिए देना है। और गणित जब भी पढ़ें तो प्रसन्न होकर पढ़ें, उसको दिमाग में टेंशन ना लें। ये ना लगे कि जो है कठिन विषय है, उसको बिल्कुल एक आसान वे में आप पढ़िए, समझिए और जो प्रॉब्लम्स होती हैं अपने टीचर्स से पूछिए, हमसे जानकारी कीजिए। तो इसी उसमें के अंतर्गत हम आज से हाई स्कूल गणित विषय का संपूर्ण कोर्स के वीडियो आपको देंगे, जिसमें आप हमारा क्रमानुसार वीडियो देखते जाइए और उसमें से जो चीज़ें अच्छी लगे उनको नोट करते जाइए। नोट करके अपनी कॉपी में बना लीजिए और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें हो रही है या कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब आज से नया वीडियो, जिसमें कि आज हमारा पहला चैप्टर जो हम शुरुआत करेंगे वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर जैसा हमारा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा। इसका मतलब 2 समीकरण आपके दिए हुए हैं और उनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके वेरिएबल्स के मान निकालने हैं और यहाँ पर वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2। इसका मतलब अगर हम इस तरह से एक इक्वेशन लिखें a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y। a1 v1 ये आपके कोफिशिएंट हैं x और y के, और c1 आपका कांस्टेंट टर्म्स है। तो हमारा एक इक्वेशन ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन हमने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, सेकेंड समीकरण। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमारा ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है x और y के जो गुणांक हैं ये 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन तभी होगा जबकि x और y के दोनों पद उपस्थित हों। इट मीन्स a1 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 एंड b2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे टू वेरिएबल्स का इक्वेशन a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जबकि a1 और b1 की वैल्यू 0 नहीं है। अगर a1 की वैल्यू 0 हो गई तो वन वेरिएबल का इक्वेशन होगा, अगर v1 की वैल्यू 0 है तो v1 वेरिएबल्स का इक्वेशन होगा। इसलिए टू वेरिएबल्स इक्वेशन होने के लिए हमारा जो है कंडीशन क्या हुई, a1 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने एक शब्द लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर माने क्या होता है, जोड़ा। इसका मतलब दो समीकरण आपके दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इन दोनों को हल करना है। अब किसी भी इक्वेशन को हल करने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन हल हो जाए, तो हमें फिर विचार करना होगा कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर सॉल्व हो सकता है तो कैसे अमल करेंगे। किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स विषय पढ़ने के लिए आपको तीन बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात ये होती है कि हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, दैट इज रॉ मटेरियल। इसके बाद दूसरी बात आती है कि हमें क्या करना है, इस प्रश्न में क्या करना है, और तीसरी बात आती है कि कैसे करना है। पहली बात हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, और तब इसके बाद तीसरी बात आती है कि कैसे करना है। तो उस विद्यार्थी को गणित अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी जो किसी भी प्रश्न को उसके सामने जैसे ही प्रश्न आया तो उसके दिमाग में पहली चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, और दूसरी बात इस प्रश्न में हमें क्या करना है, और तब तीसरी बात आती है कि कैसे करना है। अगर इन तीन चीज़ों को आपने सवाल पढ़ते ही दिमाग में रख लिया तो फिर प्रश्न हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कैसे करने हैं कि प्रॉब्लम, आपको मेथड बताए जाएंगे। कोई भी प्रश्न है उसको किस तरह से हल करना है हम आपको बताएंगे, उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए और उनका रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आप जब स्वयं करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो है दो इक्वेशन, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बात आती है कि इस समीकरण को हल करें। इसका मतलब क्या हुआ, इस समीकरण को हल करें, इसका मतलब x और y के ऐसे मान निकालने हैं जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हों।
एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू कि वो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें या इक्वेशन सेकेंड में रखें, हमारे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो हम एक्स और वाई के जो मान आएंगे उनको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण युग्म का हल। तो यहाँ पर हमारी बात, अब ये दो समीकरण हैं, इनको सॉल्व करना है। जरूरी नहीं कि हम कोई काम करने जा रहे हैं वो काम हो ही जाए, ये भी देखना पड़ेगा क्या वो संभव है, अगर संभव है तो किस लेवल तक संभव है, कहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे ये दो जो इक्वेशन हैं, अब इसमें आपको सबसे पहला बात विचार करनी है कि यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ X इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ Y, यानी x के गुणांक, गुणांक माने गुणा का अंक, x में A1 का गुणा है इसलिए A1 को x का गुणांक कहेंगे, और y में V1 का गुणा है इसलिए V1 को हम y का गुणांक कहेंगे। और ये हमारा C1 कांस्टेंट पद है, अचर पद है। अचर पद यानी कि x से या वेरिएबल से रहित कोई भी पद, वेरिएबल से रहित कोई भी पद क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। तो पहली चीज, पहला पॉइंट हमारा ये स्थित हो सकती है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 इफ, तो क्या होगा, समीकरण निकाय संगत है, कंसिस्टेंट, तथा समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है। अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है, यदि और केवल यदि इसी को अंग्रेजी में वर्ड्स देते हैं इफ, IEEF, IEEF, दैट इज यदि और केवल यदि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2, तो समीकरण निकाय संगत, कंसिस्टेंट, तथा समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब दूसरे सेकेंड आपकी कंडीशन आती है कि यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2, ये आगे की कंडीशन यदि और केवल यदि, इफ, इसमें दो सब में आप लिख लेंगे। इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू
V1 upon V2 but not equal to C1 upon C2 यानी रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो समीकरण निकाय असंगत इनकॉन्सिस्टेंट होगा तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन थर्ड पॉइंट, if A1 upon A2 equal to V1 upon V2 equal to C1 upon C2, इस कंडीशन में क्या होगा, ये तब भी आपका समीकरण ये जो निकाय है वो असंगत होगा। तो समीकरण निकाय असंगत इनकॉन्सिस्टेंट तथा समीकरण निकाय के अनंत हल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी हमारी बात समीकरण को हल करने की आएगी तो सबसे पहले हमें चेक ये करना है कि क्या इस समीकरण को हल किया जा सकता है और हल किए जाने की कंडीशन क्या है। पहला पॉइंट, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो आपका जो है अद्वितीय हल होगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा और फिर समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। और अगर ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। और ये हमारा जो समीकरण युग्म दिया हुआ है ये असंगत युग्म है जिसको कि हल नहीं किया जा सकता, यानी कि हल करने पर x और y के कोई भी मान प्राप्त नहीं होंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा, यदि A1 अपॉन A2 V1 अपॉन V इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो समीकरण निकाय असंगत होगा। लेकिन इस समीकरण निकाय को हल किया जा सकता है और हल करने पर इसके अनंत मान प्राप्त होंगे। ठीक है,
यूनिक सोल्यूशन ना हो के अनंत मान प्राप्त होंगे। कोई भी मान आप रख रहे हैं वो सारे मान समीकरण को संतुष्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि इसको हमने रैखिक समीकरण शब्द यूज किया, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण क्यों कहा? क्योंकि अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, ग्राफ पेपर पर इसका आलेख बनाएं, तो आलेख बनाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। गणित विषय में आपको हर एक स्टेप पर समझना होगा, सोचना होगा कि कोई चीज़ जो हम देख रहे हैं या कर रहे हैं ये ऐसा ही क्यों है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए, गणित आपको सबसे आसान विषय लगेगा और 2-4 दिन अभ्यास करने के बाद आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। जहाँ इंटरेस्ट आ गया आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें मन लगाना है, 2-4 दिन ज़बरदस्ती पढ़ना है और इसके बाद फिर अपने आप आदत बन जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है, हल करने की विधियां क्या क्या हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको हल करने की हमारे पास 4 विधियां हैं। पहली विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। पहली कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमारा जो दूसरी विधि है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड।
तीसरी विधि आती है वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और लास्ट नंबर पे आलेखीय विधि। ग्राफिकल मेथड्स। तो किसी भी समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमारे पास ये 4 प्रकार की विधियां हैं। अब मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में समीकरण हल करने के लिए आया और उसमें केवल इतना दिया हुआ है कि निम्नलिखित 2 समीकरणों को हल कीजिए, तो आप इन 4 में से किसी भी विधि से प्रश्न हल कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम लिख के आ गया कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, या आलेखी विधि से हल कीजिए, तब हमें उसी मेथड का उपयोग करना है जिस मेथड में प्रश्न पूछा गया है। और अगर मेथड का नाम नहीं दिया है तो आप इन 4 में से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली बात अब प्रारंभ करते हैं नंबर 1 से, प्रतिस्थापन विधि। और इस चीज को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उसके द्वारा आपको विधिवत क्लियर हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि नाम है, क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब इसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मेथड जो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसकी हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे कोई 2 समीकरण दिए हुए हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 3x + 2y = 12 और x + y = 5। अब हमने यहां पर ये 2 इक्वेशन लिए। ये हमारा पहला समीकरण है और ये क्या है, पहला इक्वेशन x + y = 5 एंड 3x + 2y = 12। और इस समीकरण निकाय को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 5। इससे हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें। तो x को RHS में ट्रांसफर करें
y का मान क्या आया 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इट मीन्स y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब ये y का मान 5 माइनस एक्स समीकरण सेकेंड में रख दो। समीकरण सेकेंड में y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो यहां पर देखो प्रतिस्थापित हो रहा है y x के पदों में, और इसको हम इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इस विधि का नाम क्या है प्रतिस्थापन विधि। यानी हमारे दो वेरिएबल के समीकरण दिए हुए हैं, तो पहले हमने इक्वेशन से y का मान इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, और अब ये y की वैल्यू समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सेकेंड है। क्या दिया था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब यहां में हमें क्या करना है y के जगह पर 5 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3x प्लस 2y की जगह 5 माइनस एक्स इक्वल टू 12। तो हमारा जो इक्वेशन ये 3x प्लस 2y लिखा था इक्वल टू 12, वो ये हो गया 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 5 माइनस एक्स इक्वल टू 12। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3x प्लस ब्रैकेट क्लोज की ओपन कीजिए, तो क्या होगा 2 इंटू 5 10 माइनस 2x इक्वल टू 12। अब देखिए 3x प्लस का और 2x माइनस का, तो 3x माइनस 2x x प्लस 10 इक्वल टू 12, x प्लस 10 इक्वल टू 12। अब इसके बाद इस 10 को पक्षांतर कर दीजिए, RHS में ट्रांसफर कीजिए, तो क्या होगा अगर LHS में ये प्लस का 10 है तो ये जब RHS की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 10 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 12 माइनस 10, x इक्वल टू 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। इसका मतलब एक वैल्यू हमारी x का मान आ गया कितना 2। अब यहां पर देखिए ये y इक्वल टू y इक्वल टू 5 माइनस एक्स में x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर रखने पर, फिर देखिए प्रतिस्थापित बात आई, तो y इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है 2, तो 5 माइनस 2। तो इस तरह से हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्व होके x का मान क्या आया 2, y इज इक्वल टू 3। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अब हमने आंसर तो निकाल लिया। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत है ये कैसे पता चलेगा? तो हमें सवाल को चेक कर लेना है। क्या चेक करना है? हमारा पहला इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5। x के स्थान पर क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3,
तो 2 + 3 = 5। इसका अलावा LHS का मान 5 आया और RHS 5 दिया हुआ था। इसके अलावा ये हमारे जो सोल्यूशन x और y के मान हैं ये संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन देखिए। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 3x + 2y = 12। तो 3 × x की वैल्यू 2 + 2 × y की वैल्यू 3, दैट इज 6 + 6 = 12। LHS की वैल्यू क्या है, 12। RHS क्या दिया है, 12। इसका मतलब दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं, x और y के जो मान आए हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर x का मान क्या आया 2, y का मान 3, ये पूरी तरह से सही हल है। तो आप पहले प्रश्न को हल कीजिए और हल करने के बाद अपने आंसर की क्रॉस चेकिंग जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तो एक बार होनी है। उसको आप पेपर लिए, 1 साल पूरी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद आपको 3 घंटे परीक्षा देने का समय मिलेगा और उसमें आपने जल्दबाजी में सॉल्व किया, कहीं पर हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई और उससे आपका सवाल गलत हो गया। तो जो भी आंसर निकाला है उस आंसर को सभी लोग एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको पालन जरूर करेंगे। तो इस तरह से ही हमारी पहली विधि प्रतिस्थापन विधि क्लियर हुई। एक बार हम फिर आपको एक समझा देते हैं। हमारे ये दो समीकरण थे, x + y = 5, 3x + 2y = 12 और इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, हमने कोई भी एक समीकरण, पहला इक्वेशन लिया। पहला इक्वेशन क्या था, x + y = 5। इससे हमने y का मान इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, तो y = 5 - x। और अब ये y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख लेंगे। पहले समीकरण से y का मान निकाल के सेकेंड समीकरण में रखेंगे। अगर इसी तरीके सेकेंड समीकरण से y का मान निकाला था तो फर्स्ट में रखेंगे। तो 3x + 2y = 12। सेकेंड इक्वेशन y की जगह पर 5 - x रख के इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने पे x का मान 2 आ गया और अब x का मान, ये समीकरण x + y = 5 - x इसमें रख दीजिए, या पहले इक्वेशन में रख दीजिए या दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। किसी भी इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा आंसर आ गया है उस आंसर को हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है। उसके लिए वेरीफाई करने का तरीका ये है कि पहले समीकरण में x और y की जगह LHS में मान रखें, RHS के बराबर आ जाए। दूसरे समीकरण में x और y के मान रखें, RHS के बराबर आ जाए। अगर दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं तो हमारा जो भी आंसर आया वो 100% करेक्ट है और परीक्षा में नंबर हमारे कोई काट नहीं सकता। अब हम सेकेंड मेथड पे बात करते हैं। विलोपन विधि से हल करें। eliminating
हम उसी समीकरण को लेते हैं जो अभी हमने पहले एग्जाम्पल में आपको दिया। पहला हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन क्या था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब हमें इस बार जो सॉल्व करना है वो विलोपन विधि से करना है। और विलोपन विधि, जैसा कि आपका विलोपन शब्द इसका मतलब होता है किसी को हटाना, तो हमें यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, इनमें से या तो हम x का विलोपन करेंगे या y का विलोपन करेंगे। और विलोपन हमारा किस तरह से हो सकता है, अगर हमें x का विलोपन करना है तो x के कोफिशिएंट इक्वल करने, x के गुणांक बराबर करने। सेकेंड इक्वेशन में x का गुणांक क्या है 3, और फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक क्या है 1। अब अगर हमें 1 को 3 के बराबर करना है तो क्या किया जाए, समीकरण फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब सबसे पहला हमारा काम क्या हुआ, हम विलोपन कर रहे हैं x का, इसका मतलब x के गुणांक इक्वल करने हैं। यहाँ पर x का गुणांक 3 है और पहले इक्वेशन में x का गुणांक 1 है। तो हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों LHS and RHS, LHS means left hand side and RHS means right hand side, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर अब हम 3 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद में करेंगे। x में 3 का गुणा करने से क्या आएगा 3x, y में 3 का गुणा करने से क्या आएगा 3y इक्वल टू 5। 5 में 3 का गुणा करेंगे 15। मान लीजिए हमारा ये इक्वेशन थर्ड बन गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या था 3x प्लस 2y अब यहां देखिए, अगर हम समीकरण थर्ड से सेकेंड को माइनस कर दें, क्योंकि ये 3x है ये 3x है, तो क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड इधर साइड में लिख लीजिए, समीकरण सेकेंड माइनस थर्ड। इसका मतलब सेकेंड समीकरण से थर्ड समीकरण को हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस संक्रिया करने पर ये प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए 3x माइनस 3x, ये 0x हो गया, इसका मतलब x वाला पद कैंसिल हो गया। 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y, y इक्वल टू, इधर देखिए 15 माइनस 12, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। और अब अगली बार हमें जो है y का एलिमिनेशन करना है।
ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद इस बार क्या करना है, y का विलोपन करना है। x का विलोपन किया, y की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद y का विलोपन करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखिए सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 2। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 2 का गुणा LHS RHS दोनों में कर दें। तो अब समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जब हम यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहला समीकरण 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 का गुणा सब में 2x प्लस 2y 5 इंटू 2, ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए फोर्थ बन गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 2y अब इसमें y वाला पद विलोपित कैसे होगा, जबकि हम फोर्थ इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दें, घटाने पर। तो देखिए ये पद कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3x माइनस x, 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, इक्वल टू 10 माइनस 12। 10 माइनस 12, 10 से 12 घटाना है, 12 बड़ी संख्या है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2। अब हम माइनस चिन्ह से डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 2। इसका मतलब इस समीकरण निकाय का जो हल हुआ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो ये आपके सॉल्व करने की विलोपन विधि हुई। कहीं किसी को अगर दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है या कोई सुझाव देना चाहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमें ये पता लगता रहेगा कि कितने लोगों ने इसको पसंद किया, समझ में आया। तो अभी हमने आपको 2 विधियों से प्रश्न को हल करना बताया। अब हम एक प्रश्न लेते हैं। आपको इस प्रश्न में ये बताना है, एक प्रश्न है, क्या है प्रश्न, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये हमारे 2 समीकरण लिखे हैं। आपको बताना ये है कि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत।
संगत है या असंगत। consistent or प्रश्न क्लियर हो गया। ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हमने अभी शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि संगत या असंगत किस बात पर डिपेंड करेगा, एक्स वाई के गुणांकों में। तो देखिए यहां पर हमारा समीकरण फर्स्ट, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a1 इक्वल टू 3, v1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5। इसी तरीके से समीकरण सेकेंड, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y -7, इसका अलावा a2 का मान क्या आया 2, b2 का मान क्या आया -3 एंड c2 का मान क्या है -7। तो इस तरह से हमने a1, v1, c1, a2, b2, c2 इनके मान निकाल लिए। अब हमें कंडीशन अभी हमने आपको बताई थी कि पहली कंडीशन यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 तो क्या होगा, समीकरण निकाय आपका संगत होगा, कंसिस्टेंट। तो देखिए यहां से अब हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें। a1 अपॉन a2, a1 क्या है 3, a2 क्या है 2। इसी प्रकार से v1 अपॉन v2 की वैल्यू निकालें। v1 का मान 2 और v3 का मान क्या है -3, 2x -3y। तो a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू, तो a2 ये a1 अपॉन a2, a1 क्या था 3 और ये 2, 3 अपॉन 2 आया। इसी तरह से v1 अपॉन v2, v1 क्या है 2 और v2 क्या है -3। क्या ये 3 अपॉन 2 और -2 अपॉन 3 इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब कि एक निष्कर्ष क्या निकला, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। और अब देखिए कि हमने आपको क्या लिखाया था, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, अतः
समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत है। समीकरण निकाय संगत है, इसका मतलब कंसिस्टेंट। और अगर समीकरण निकाय संगत है तो क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, तथा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। जब हमने इस प्रश्न में केवल इतना प्रश्न किया था कि ये संगत है या असंगत, तो आपका जवाब हो गया कि ये समीकरण निकाय संगत है। अब अगर संगत है तो संगत के बाद ये जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स वाई के एक विशिष्ट मान ही प्राप्त होंगे, बाकी मान नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अब एक काम करेंगे, इस तरह के 2 सवाल कोई भी किताब से देख लीजिएगा और उसमें 2 प्रश्नों को आपको 2 विधियों से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से घर में करना है। अभ्यास करिए। धन्यवाद।